this video, we are going to learn about the attempts to save the environment. So we are going to understand how we can save our environment. So basically we know that जो भी problems हमारे environment में create हो रही है that is quite complex and basically majority it is caused because of man-made processes. So we can say that कि कोई technical जो issues है उसको हम solve कर सकते हैं using the engineering, physics और chemistry. बट सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है. जब तक ह्यूमन बिहेवियर अल्टर नहीं होगा, ह्यूमन बिहेवियर मॉडिफाई नहीं करेंगे, तब तक ये सारे टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस भी काम नहीं आएंगे. सो ओवर हियर जो सोशल साइंटिस्ट है उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट दे कैन अल्टर द ह्यूमन बिहेवियर. नाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अल्टर द ह्यूमन बिहेवियर. सो बेसिकली एक एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट देर आर वेरियस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल और हम मेजॉरिटी जो हमारा जो वेस्ट निकलता है हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं. लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसा है, वो प्रॉपर चैनलाइज रिसाइकलिंग के लिए अभी तक अल्टर नहीं किया गया है. दैट इज़ दे आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सोल्यूशंस दैट आर अवेलेबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. सो क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी भले बनी हुई है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉडिफाई द ह्यूमन बिहेवियर. So, since 1970, social scientists, environmental psychologists and sociologists are trying to find ways and the means to save the environment for further degradation and to encourage pro-environmental behavior. So, 1970 से जो भी social scientists, environmental psychologists हो गए, sociologists हो गए, they are trying to find a way in which they can save the environment from further degradation and also to encourage the pro-environmental behavior. Now, to achieve this goal, basic changes are required to be made in our lifestyle and social customs. So, जो हमारे lifestyles है और जो social customs है उसमें थोड़े basic changes लेके आने पड़ेंगे. जैसे कि making reuse after recycling waste items like paper, glass, material, then reducing the use of detergent, avoiding littering, or all this certain basic steps can bring the significant impact on our environment. So basically इस तरह से जो lifestyle और social customs में अगर हम changes लेके आते हैं तो भी काफ़ी बड़ा जो impact है हम हमारे environment पे देख सकते हैं. मोर ओवर ये जो लाइफ स्टाइल सोशल कस्टम्स है इसके अलावा जो हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर है उसमें भी हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है. बिकॉज जब तक एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा तब तक हमारे लाइफस्टाइल और हमारे सोशल कस्टम्स में भी चेंज नहीं आएगा. सो दैट्स वाई जो हमारा की जो अगर एनवायरनमेंट हमें सेव करना है तो वो हमारा ये है कि हमें जो हमारा बिहेवियर जो एटीट्यूड है वो हमें अल्टर करना पड़ेगा. देन जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है they are not only trying to stop the abuse of the environment but also to reverse the process. So जो हमारे environmentalist है they are not trying just to stop the abuse but they are trying to reverse the process. मतलब जो हम resources का over use कर रहे हैं environmentalist सिर्फ उसी को stop नहीं करना चाहते हैं but जो अभी तक harm हुआ है environment को उसको reverse करना है. ना जैसे कि फॉर एग्जांपल जो CFC होता है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो रेफ्रिजरेशंस और जो AC वगैरह है उनमें यूज़ होता है. नाउ दिस CFC इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर ओजोन लेयर. सो ये जो CFC है वो ओजोन लेयर को थिन कर देती है, उसमें होल्स क्रिएट कर देती है. नाउ जब ओजोन लेयर जब थिन हो जाती है या फिर उसमें होल्स हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज है वो ईजिली अर्थ तक आ सकती है. अभी अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है बहुत हार्मफुल होती है एंड इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है. सो बेसिकली ये जो CFC की वजह से जो ओजोन लेयर की थिनिंग हुई है या फिर जो उसमें होल्स हुए हैं उस वजह से जो है स्किन कैंसर के जो चांसेस है, इंसिडेंसेस है वो इंक्रीज़ हो गए हैं. एंड ऑल्सो इट इज़ सेड दैट कि अगर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन किया जाए एंड अभी जो जिस स्टेट पे ओजोन लेयर है उसको हमें ठीक करना है देन इट वुड रिक्वायर अराउंड 50 to 100 ईयर्स टू रिगेन द नॉर्मल थिकनेस. जो हमारा नॉर्मल थिकनेस होना चाहिए ओजोन का, अगर हमें वो रिगेन करना है तो इट विल रिक्वायर 50 to 100 ईयर्स टू रिगेन दैट थिकनेस. सो यू कैन सी हाउ मच हार्म वी हैव कॉज्ड टू आवर एनवायरनमेंट. देन ये जो डैमेज होते हैं उनके सोल्यूशन कोई ईजी नहीं है और एकदम ईजिली हम उसको प्रैक्टिस में भी नहीं ला सकते हैं. बट ये जो सिचुएशन है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ पीपल कोऑपरेट. सो बेसिकली जैसे कि हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही है, गवर्नमेंट वो चीज़ कर रही है, गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया. सो सिर्फ गवर्नमेंट ही सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी खुद की ही खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना. बट ये बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन सिटीज़न, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमको किस तरह से जो है एनवायरनमेंट कंजर्व करना है. नाउ बेसिकली इसे देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्टेप्स ले रही है कि लोगों में भी अवेयरनेस आए एंड वन सच प्रोग्राम दे हैव स्टार्टेड इज स्वच्छता अभियान. सो इसके अंडर भी जो है काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की गई है पब्लिक के बीच में सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड वी कैन लिव हैप्पीली एंड हेल्दीली.
सो इस तरह से जो है हमारे एफर्ट्स जो है हमें चैनलाइज करने हैं टू सेव आवर एनवायरमेंट्स. Now, there are basically two ways in which we can save our environment. Those are behavioral solutions and global solutions. So, behavioral solution में क्या इंक्लूड होगा, जो भी इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को अल्टर करके कुछ कर सकता है एनवायरनमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें बिहेवियरल सॉल्यूशंस में आ जाएगा. और ग्लोबल सोल्यूशन में क्या आएगा, जब सारे नेशन मिलके कोई पर्टिकुलर जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसके लिए सब साथ में मिलके कोऑपरेट करें, तो वो हमारा ग्लोबल सोल्यूशंस में आ जाएगा. So over here we have like 4 behavioral solutions that are in our syllabus. So then let's start with the first one, that is voluntary simplicity. सो ये वॉलंटरी सिंप्लिसिटी में क्या होता है कि जितनी ज़रूरत है उतना आप यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ मिनिमम कर दीजिए, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है उसको भी आप मिनिमम कर दीजिए. और जब ये आप खुद से करते हैं तो इसको हम वॉलंटरी सिंप्लिसिटी कहते हैं. सो जैसे कि हमारी एज ओल्ड सेइंग है कि अ कंटेंट मैन इज़ ऑलवेज हैप्पी, दैट इज़ जिसके पास जितना है वो उसमें खुश है तो बहुत सुखी इंसान है. तो यहाँ पे ये एज ओल्ड सेइंग है. एंड इसी के हिसाब से अगर हम मान लो हमारी जो नीड्स है उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, जो हमारी लाइक जो बेसिक नीड्स है खाली हम उसको पूरा कर रहे हैं और हम इस तरह से जो हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व कर रहे हैं, तो हमारा वो वॉलंटरी सिंप्लिसिटी में आ जाता है. सो बेसिकली ये जो वॉलंटरी सिंप्लिसिटी है वो कहता है कि हम स्टेबल और बैलेंस लाइफ ले सकते हैं. वी शुड अवॉइड द यूज़ और मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही यूज़ करिए, उससे ज़्यादा आप यूज़ मत करिए. सो इस तरह से जो है इसको हम जब खुद से ही हमारे जो नीड्स है उनको कर्टेल कर दे रहे हैं, उनको कम कर रहे हैं, और इस वे में जो एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका यूज़ हम कर रहे हैं, तो उसको हम वॉलंटरी सिंप्लिसिटी कहते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ एनकरेजिंग कॉन्क्रीट एक्शंस. सो हमने देखा कि वॉलंटरी सिंप्लिसिटी हमने कर ली, हमने हमारी नीड्स जो है वो कर्टेल कर ली, लेकिन उसको भी अगर हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, दैट इज़ हम कॉन्क्रीट एक्शंस को एनकरेज करें, तो भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ईजिली हम एक लाइक वे में उस पर इम्पैक्ट ला सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंटेन द यूज़ ऑफ डिवाइसेज विच कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी कैन मेक यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स. तो जो ऐसे डिवाइसेज है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम उसको कर्टेल कर देंगे या थोड़ा कम कर देंगे, एंड वी विल मेक यूज़ ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट्स. तो रिसाइकल प्रोडक्ट से क्या होगा कि जो न्यू प्रोडक्ट या जो न्यू हमें रॉ मटेरियल चाहिए है उसका यूज़ थोड़ा कम हो जाएगा, और जो ऑलरेडी मार्केट में जो यूज़ हो रहा था प्रोडक्ट, हम उसी को यूज़ करके आगे हमारी नीड्स जो है पूरी कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एयर पोल्यूशन रिड्यूस करना है तो हम जो है शेयरिंग सिस्टम ले सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं. तो वहाँ पे जो है हमारा जितने सपोज मान लो कि 10 लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, 10 गाड़ियाँ निकलेगी, उसकी जगह पे एक बस में 10 लोग ट्रैवल करते, तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा. सो इस वे में जो है हम एक कॉन्क्रीट एक्शंस जो है ले सकते हैं इसके अंदर, और हमारा एनवायरनमेंट पे जो है एक अप्रोप्रिएट जो इम्पैक्ट लेके आना है वो हम लेके आ सकते हैं. ऑल्सो जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करें, एंड ऑल्सो कि जो पर्सनल अप्रोच है उसकी जगह पे हम कलेक्टिव अप्रोच रखें, दैट इज़ एक रिसोर्स सिर्फ एक जन यूज़ करे, उसकी जगह पे अगर जो कलेक्टिव अप्रोच अगर हम ले रहे हैं, सो दैट इज़ के वो एक से ज़्यादा जन यूज़ कर पाए, तो वो एनवायरनमेंट के लिए जो हमें सेव करना है रिसोर्सेज वो काफ़ी ईजी हो जाता है. सो दिस वॉज अबाउट एनकरेजिंग कॉन्क्रीट एक्शंस. द थर्ड वन इज़ प्रोवाइडिंग बिहेवियरल नॉर्म्स. Now, in this behavioral norms, it is a responsibility of the government organization to provide guidance to the people and to motivate them regarding the enforcement of environmental regulations and standards. तो जब हम बिहेवियरल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द पीपल. और वो क्या करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, ऑल्सो रीइंफोर्स करते हैं सर्टेन रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, सो दैट जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको कुछ हद तक रिड्यूस किया जाए. नाउ जो पीपल है दे शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन द रेगुलेशंस एंड द नॉर्म्स इन द कनेक्शन. तो जो भी नॉर्म्स और रेगुलेशंस है वो लोगों को क्लियरली बता देना चाहिए, सो दैट कि उनको पता हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सो दैट वो भी उसको फॉलो कर पाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जो व्हीकल्स होते हैं जो हमारी मेट्रो सिटीज़ है, जैसे कि दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद एक्सेट्रा, सो वहाँ पे जो व्हीकल है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उसका पोल्यूशन हमें चेक करवाना होता है. उसके लिए जो है हमें एक सर्टिफिकेट लेना होता है, दैट इज़ PUC हमें लेना होता है, दैट इज़ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है वो हमें वो लेना होता है. सो एक ये नॉर्म हो गया. इसके अलावा जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है उसके लिए गवर्नमेंट ने लाइक CNG कंपलसरी कर रखा है. सो अगर हम CNG को LPG से कंपेयर करें तो जो उसका एफ्लुएंट जो निकलते हैं CNG में से वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू LPG. एंड देन देर आर अदर नॉर्म्स रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स लाइक आपको जो है कचरा जो है गार्बेज जो है वो ओपन में बर्न नहीं करना है,
देन जो प्रोडक्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो धीरे धीरे रिड्यूस करके उसको स्टॉप करेंगे. सो ऐसे सब जो नॉर्म्स है जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, या जो हमारे व्हीकल के एमिशन नॉर्म्स है उनमें चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने, तो ये सारे एक तरह से ये बिहेवियरल नॉर्म्स हो गए जो गवर्नमेंट एनफोर्स करती है उनके सिटीजन के ऊपर, सो दैट वो ये नॉर्म्स को फॉलो करे एंड इन अ वे इस वजह से जो है एनवायरनमेंट को जो है हम कंजर्व कर पाए. सो दिस वॉज रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग बिहेवियरल नॉर्म्स. And the last one under the behavioral solutions are organized group activities. Now what happens in this कि कुछ अगर हो रहा है, दैट इज़ के जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है वो उसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं एनवायरनमेंट को, जो कि उसको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए. फॉर एग्जांपल जैसे कि कहीं पे कोई केमिकल इंडस्ट्री सेटअप की गई है ना, वहाँ के जो लोग हैं रेसिडेंट्स वहाँ पे जो रिसाइड करते हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ की वजह से उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी लाइक हार्म क्रिएट होगा, वो वहाँ पे काफ़ी डिटोरेट हो जाएगा, so they can take up the protest or they can file litigation against those company and they can like stop those hazardous activities. सो बेसिकली अगर हम देखें, अगर सपोज सिर्फ एक इंडिविजुअल उठ के किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे या फिर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ में भी इतनी नहीं सुनी जाएगी. बट अगर यही प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हो जाए तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट को वो चीज़ सुननी पड़ेगी. एंड ऑल्सो अगर इतने लोग बोल रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एंड उस पर जो है बाकी लोगों का भी ध्यान जाएगा एंड वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा. So there are various environmental damage done by powerhouses, transport corporations, cooperative institutions, then powerful industrial organizations, etc. सो इनको कंट्रोल में रखने के लिए इस तरह से जो अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है सो उससे भी हम हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं. देन जैसे कि हमने देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल होती है. दैट इज़ अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें कोई कोर्ट में कोई केस फाइल करना होता है तो प्रीवियसली पहले होता क्या था, जो पार्टी कंसर्न्ड है वही जाके केस फाइल कर सकते थे. बट इन अ वे सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये सब चीज़ें देखी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है या फिर जिनके पास लाइक इतना जुडिशरी है उसको यूज़ करने का पावर नहीं है, सो उनको किस तरह से जस्टिस मिले. सो इन्होंने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके आए एंड इसमें क्या होता है कि भले जो केस फाइल कर रहा है वो उस पार्टी से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी कोई भी इंसान किसी एक इंसान के बिहाफ में जो है वो लिटिगेशन फाइल कर सकता है या फिर जो केस है वो फाइल कर सकता है. सो इसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं. सो इस तरह से ये भी चालू किया गया है सो दैट कि अगर किसी को कुछ रेस करना है, उनको कुछ जस्टिस चाहिए, उसके ऊपर कोई जुडिशरी हेल्प चाहिए, सो वो भी वो चीज़ कर पाए. अपार्ट फ्रॉम दैट जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा इंडिया का, उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे हैं फॉर फ्यूल, फॉर फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड एंड इनएफिशिएंट व्हीकल्स एंड कन्वर्जन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स टू सीएनजी. सो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी काफ़ी रेगुलेशंस लेके आए हैं एंड इसके बेसिस पे भी जो है इन्होंने काफ़ी एनवायरनमेंट पे जो है चेंज लेके आए हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटीज़ तो होती ही है बट साथ ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो सारी जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हुई है उसके बेसिस पे जो चेंजेस मिले हैं हमें एनवायरनमेंट में, सो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज़ ग्लोबल सोल्यूशन. कि जब सारा वर्ल्ड मिलके कुछ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे सो हम उसको ग्लोबल सोल्यूशंस में काउंट करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ रिसाइकलिंग. सो वी नो दैट कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है और जो हमने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया है, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ किया है, उसकी वजह से जो है काफ़ी हार्मफुल चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हमें देखने मिले हैं. और अगर अब हम ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, कंजर्व नहीं करते हैं, सो हमारा वर्ल्ड जो है वो वर्थ लिविंग ही नहीं रहेगा. सो ये जो रिसाइकलिंग है, इट इज़ द सेफ एंड सिंपल कोर्स इन विच इंस्टेड ऑफ यूज़ एंड थ्रो अवे पॉलिसी that increases the pollution problem, the thing are brought into reuse after the process of recycling. So recycling में हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूज़ एंड थ्रो, हमारा जो ये यूज़ एंड थ्रो अवे का जो पॉलिसी है उसको हम यूज़ नहीं करते, बट जो हमने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है उसको अगेन हम रिसाइकल करके रीयूज़ में लेके आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एल्यूमिनियम कैंस हो गए कोल्ड ड्रिंक्स के, उसको हम मेल्ट करके फिर से हम एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग में या अदर प्रोडक्ट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली जो ग्लास, क्लोथ, पेपर, मेटल्स जो होते हैं उनको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा जो वाटर कंजर्वेशन है उसके अंदर भी जो है वाटर का रीयूज़ और रिसाइकल देखा गया है. दैट इज़ डे बाई डे क्या हो रहा है कि वाटर की स्कैसिटी होती जा रही है. सो जो वाटर कंजर्वेशन का जो स्कीम है या फिर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं
तो उसके अंदर वाटर को भी लाइक रिसाइकल कर यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि जो सीवेज का वाटर हो गया या फिर जो वेस्ट वाटर हो गया, उसको रिसाइकल करके इंडस्ट्रीज़ में एज अ कूलेंट जो है यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सो दैट कि इंडस्ट्रीज़ को सिंपल सी बात है कि उसको फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन मैनी ऑफ द प्रोसेसेस। सो जहाँ पे फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये रिसाइकल वाटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर जो हम रिवर में डिस्चार्ज करते हैं उसको भी जो है रिसाइकल करके ही डिस्चार्ज किया जा रहा है, सो दैट कि वहाँ पे जो रिवर का पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ ना हो जाए। सो इस वे में अगर रिसाइकलिंग हो रही है ग्लोबल लेवल पे, सो इट विड बी टर्म्ड इन एज ग्लोबल सोल्यूशन। द नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी कंजर्वेशन। सो जो हमारा नेचुरल जो रिसोर्सेज उसका मिस यूज़ हुआ, सेम वे जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका भी हमने काफ़ी ज़्यादा मिस यूज़ किया है। नाउ जैसे कि जो अमेरिका है उसका एग्जांपल बहुत यहाँ पर रिलेवेंट है, दैट इज़ यूएसए हैव ओनली 5% of the world population which consumes 25% of the commercial energies on the earth। दैट इज़ कि यूएसए में सिर्फ 5% पॉपुलेशन है बट वो 25% कमर्शियल एनर्जीज यूज़ कर रही है अर्थ की। सो यू कैन सी हाउ हाई एक्सप्लोटेशन इज़ गोइंग ऑन ऑफ द एनर्जीज। सो हमें इस तरह से जो है ये इतना यूज़ नहीं करना है, हमें एनर्जी का कंजर्व करना है। सो ये जो मिसयूज़ हो रहा है उससे क्या हो रहा है, जो हमारी ट्रेडिशनल सप्लाईज है रिसोर्सेज की वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट कि कुछ रिसोर्सेज हमारे रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए वो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं। सो अगर हम इसको इतना ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे तो हमारे एक टाइम के बाद वो हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगे ही नहीं। सो वी मस्ट यूज़ आर रिसोर्सेज वेरी जुडिशली सो दैट कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। नाउ इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ है वर्ल्ड की वो भी ऑयल पे रन करती है, जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो ऑयल पे रन करती है। सो अगर पेट्रोलियम ऑयल अगर शॉर्टेज उसका हो रहा है सो हमारी लाइफ पे भी इम्पैक्ट करेगा। दैट इज़ यू कैन सी कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, हमारे बाकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। सो अगर मान लो हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को ही सोचें तो अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। सो बाकी जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमारी लाइफ को जीने के लिए चाहिए वो हम तक पहुँचेगी ही नहीं। सो ये जो सिचुएशन है बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट इसमें आ जाएगा और बहुत सीवियर जो है हमें सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ेगी। सो जितने भी नेशंस है दे मस्ट कम टुगेदर फॉर दिस कंजर्वेशन एंड दे मस्ट यूज़ द रिसोर्सेज जुडिशली। एंड ऑल्सो ये जो रिसोर्सेज है उसके लिए प्लानिंग होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए रिसोर्सेज का, सो दैट आगे जो फ्यूचर है उसमें हमें एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिल सके। सो एनर्जी कंजर्वेशन कब होगा, सिर्फ एक कंट्री सोचे कि हमें बहुत कम एनर्जी रिसोर्स यूज़ करना है तो इस तरह से नहीं चलेगा। बिकॉज अगर सिर्फ एक कंट्री सोच रही है और बाकी नहीं सोच रही है तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। वी नीड ऑल दी कंट्रीज़ टुगेदर सो दैट कि जो ये हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो हम रिड्यूस कर पाए। देन द नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ वी नो दैट वी आर मिस यूजिंग आर एनवायरमेंट। सो एक तरह से मिस यूज़ और कैसे हो सकता है, बाय प्रोड्यूसिंग वेस्ट, indiscriminate यूज़ ऑफ पेट्रोल और डीजल, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग कोल, फायर इन द फॉरेस्ट, यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फॉर रेफ्रिजरेशन, एरोजोल कैंस एक्सेट्रा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उससे भी जो है हमारा एनवायरमेंट का अब्यूज़ देखा जा रहा है। then we can see there are certain changes in an environment or the climate, like cyclone आता है, sudden change in the atmosphere, increase in temperature and melting of glaciers of north and south poles, and as a result of which the increase in level of water of the sea are few of them। सो हम जो ये ऊपर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है हमें ये सारे इफ़ेक्ट्स देखने मिल रहे हैं। नाउ जब हम ये इफ़ेक्ट्स देखते हैं तो ये इफ़ेक्ट हमें एक सर्टेन कंडीशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। सो ये साइक्लोन्स आना, एटमॉस्फेयर में चेंज होना, ग्लेशियर्स मेल्ट होना, फिर जो हमारा सी लेवल है वो राइज होना, दैट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लेट अस सी सम फैक्ट्स, दैट इज़ सी वाटर लेवल इज़ राइजिंग एट द रेट ऑफ 1 इंच एवरी 5 ईयर। दैट इज़ 5 सालों में सी लेवल जो है वो 1 इंच इतना बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा लैंड है वो हर 5 साल में 1 इंच जो है पानी के अंदर चला जा रहा है। सेम वे जो 3 आइलैंड है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के, वो ऑलरेडी वाटर के अंदर चले गए हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है जकार्ता के बारे में, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, कि जकार्ता भी जो है 50% जो है वाटर में चला जाएगा आफ्टर सर्टेन ईयर्स। सो जो इंडोनेशिया है उनको अपना कैपिटल ही पूरा शिफ्ट करना पड़ रहा है। सो यू कैन सी हाउ मेजर इफ़ेक्ट्स आर देयर इन आर एनवायरनमेंट। सो बेसिकली अब ये जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जो सी लेवल राइज हो रहा है, जो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। नाउ ये ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है, सो बेसिकली देयर इज़ अ इफेक्ट कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है,
सो द चेंज इन द क्लाइमेट इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हमारा जो क्लाइमेट है जो वार्म हो रहा है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नाउ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ से हमें नाम मिलता है? So, greenhouse has a glass roof which gets warmer because of sunlight, but this warm air is prevented from escaping out. So, greenhouse क्या होता है? जनरली ये प्लांट्स को फॉस्टर करने के लिए, उन्हें उगाने के लिए जो है बनाया जाता है। ये ग्लास की रूफ होती है ग्रीन हाउस मतलब, और उसके अंदर क्या होता है, जब सनलाइट आती है तो अंदर वार्म हो जाता है, बट ये ग्लास की वजह से जो है जो वार्म एयर है वो बाहर नहीं जा पाती है। सो अगर आप ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर और ग्रीन हाउस के बाहर का टेम्परेचर नोट करें तो आपको वहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। ग्रीन हाउस के अंदर जो है आपको वार्म टेम्परेचर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द आउटर वन। सो इसी वे में जो है हमारा अर्थ भी जो है उस पर ऊपर भी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने मिल रहा है। नाउ वो कैसे? सो देयर आर 3 गैसेस नेम्ड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एनवायरमेंट में रिलीज होती है थ्रू व्हीकल्स, थ्रू द बर्निंग ऑफ कोल और एनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और द फायर इन द फॉरेस्ट, और व्हेन वी यूज़ पेट्रोल और डीजल, डिफॉरेस्टेशन। सो इस तरह से जो है ये इन 3 गैसेस का जो रेशियो है वो हमारे एनवायरमेंट में इंक्रीज़ हो गया है। बेसिकली ये तीनों गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में पहले भी प्रेजेंट थी और इनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये गैसेस प्रेजेंट नहीं रहेगी सो अर्थ पे जो है लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, बट इनका सर्टेन रेशियो ज़रूरी है। नाउ ये जो हमारे मैनमेड प्रोसेसेस है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस है, उसके वजह से हमने इनका रेशियो पूरा बिगाड़ दिया है और ये गैसेस काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो है इंक्रीज़ हो गई है एनवायरनमेंट में, एंड नाउ दिस आर कॉजिंग प्रॉब्लम टू अस। सो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सन है, जब उसकी सनरेज हमारे अर्थ के वहाँ एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो सर्टेन जो रेज होती है सन की वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इट मे बी बिकॉज ऑफ वाटर्स, आइज और द क्लाउड्स एंड अदर फैक्टर्स एज वेल। बट ये जब गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है तो क्या होता है कि ये जो गैसेस है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। नाउ जब ये हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है, दैट मीन्स कि जो हमारी हीट हमारे अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक हो जानी थी वो नहीं हो रही है और हमारा अर्थ जो है वार्म होता जा रहा है, मतलब वो गर्म होता जा रहा है। सो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो बेसिकली इससे क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है वो गर्म होता जा रहा है, वो एक तरह से ग्रीन हाउस बनता जा रहा है। नाउ ये जो 3 गैसेस है उनका लेवल अराउंड 18 सेंचुरी से ही इंक्रीज़ हो रहा है, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय द ईयर 2100 द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड राइज बाय 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना जो अर्थ का टेम्परेचर है बाई 2100 वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर अभी हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए तो। एंड इट इज़ सेड दैट कि अगर एवरेज ऑन एन एवरेज 1 और 2 डिग्री भी अगर इंक्रीज़ होता है अर्थ का टेम्परेचर तो जो हमारा जो रीजनल क्लाइमेट है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन हमें देखने मिलेगा। सो आप सोचिए कि 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ होना कितनी बड़ी बात हो गई। सो इस तरह से जो है हमारा ये एनवायरनमेंट जो है काफ़ी प्रॉब्लम में है, और अगर हम ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कम कर पाए तो सर्टेनली वी कैन डू समथिंग फॉर आर एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं या फिर जो हमारा सी लेवल राइज हो रहा है या कोस्टल एरियाज जो है वो सी वैली फ्लड्स में रहते हैं, तो ये सब कुछ जो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही है और हमें इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट सिर्फ एक कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती है, सिर्फ सर्टेन कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन एंड ऑल पूरे वर्ल्ड को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन दी ग्लोबल सोल्यूशंस। सो जैसे कि हमने अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में भी देखा था, वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड रिसेंटली जो है यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है स्टेटिंग दैट पोल्यूशन हैज़ बिन स्प्रेड अप टू 3 किलोमीटर अबाउ द लेवल ऑफ अर्थ इन नॉर्थ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, विच मीन्स कि जो हमारा पोल्यूशन है नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ में, इनफैक्ट इन इंडिया, अगर हम अर्थ के लेवल से काउंट करें, दैट इज़ जो हमारा लैंड है उसके लेवल से काउंट करके हम उस स्काई तक 3 किलोमीटर तक जाए तो वहाँ तक सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। मतलब हमने इतना पोल्यूशन कॉज कर दिया है कि हम अर्थ से लेके ऊपर 3 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो हमें सिर्फ पोल्यूशन दिख रहा है। सो यू कैन सी कितना काफ़ी कुछ चेंजेस जो है हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में। एंड बेसिकली ये जो क्लाइमेट चेंज का पैटर्न है या फिर जो क्रॉप के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वो भी यही रीजंस की वजह से आ रहे हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट कि ये सिर्फ एक कंट्री मिलके नहीं कर सकता है, बट इन अ वे होल वर्ल्ड हैज़ टू कम टुगेदर टू लाइक रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट और द रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट. So this was about the impacts to save the environment,
And over here we complete our chapter. If you have any doubt in this chapter, you can comment on that particular video, and I will try my best to solve the doubt in best easy way possible.